Assalamu alaikum, my dear aspirants. In the USA history session, today we are going to start our lecture number 18. In this very lecture, we will cover about the topic of USA Congress and its branches. In the previous lecture, I have explained that इसमें हम लोग ने वॉरेंट टेररिज्म को डिस्कस किया था, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग कांग्रेस और उसकी डिफरेंट फंक्शन और रोल्स के बारे में देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो लेक्चर नंबर 16 मैंने दिया था। कल तो हम लोग ने वॉर एंड टेररिज्म के बारे में देखा। आज इंशाल्लाह हम लोग यूएसए कांग्रेस और उसकी ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। अच्छा, जो यूएसए की कांग्रेस होती है ना, ठीक है, जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, वो उसकी 3 ब्रांचेस हैं: लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है ना, वो कांग्रेस को कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रेसिडेंट इसको लीड करता है। जुडिशियल ब्रांच सुप्रीम कोर्ट जो होती है, ठीक है। उसके बाद जो यही कांग्रेस होती है ना, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं और सेनेट के मेंबर्स होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कितने मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सेनेट के कितने मेंबर्स होते हैं। 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होते हैं, 100 जो होते हैं ना वो सेनेटर्स होते हैं। 50 स्टेट्स हैं, तो टोटल 2 फ्रॉम ईच स्टेट्स सेनेट के मेंबर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है ना, उसके अंडर कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट होती है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ब्रांचेस आती हैं? जो भी फेडरल कोर्ट्स होंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएंगे। आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कांग्रेस और उसकी फर्दर ब्रांचेस जो भी हैं आपको क्लियर है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग फिर इनको देखते जाते हैं कि यूएसए में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच क्या काम करती हैं और उनके जिम्मे क्या क्या मतलब ड्यूटीज़ होती हैं, रोल्स क्या करते हैं और फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। जुडिशियल ब्रांच जो है ना, वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 3 में डिस्क्राइब की गई है। इसमें जो है ना, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है ना, वो डिटरमिन करती है शेप और स्ट्रक्चर को। जो भी फेडरल जुडिशरी का शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो आर्टिकल नंबर 3 जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें मेंशन है। इसमें जो है ना, हम लोग देखते हैं कि करंट जजेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के कितने हैं? टोटल 9 जजेस हैं, ठीक है। उसमें जो है ना 1 चीफ जस्टिस होता है, अदर 8 जो होता है ना, वो एसोसिएट जजेस होते हैं। टोटल कितने हैं? 9 जो है ना मेंबर्स होते हैं। जो एक मेंबर होता है ना, वो चीफ जस्टिस होता है, बाकी एसोसिएट जजेस होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये मतलब साथ मिल के जुडिशरी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्लान करता है कि किस तरह से पावर कोर्ट्स में डिवाइड होंगी, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बनाई जाएंगी, कांग्रेस का फंक्शन क्या होगा और किस तरह से एस्टेब्लिश की जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किस तरह से बनाई जाएंगी, फेडरल केसेस कब, कैसे, कहाँ, किस बेसिस के ऊपर सुने जाएंगे, 13 स्टेट्स किस तरह से उसकी अपीलें सुनेंगी और उसका अप्रूवल किस तरीके से होगा, उसका डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगा और उसके जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है, वो किस तरीके से लिए जाएंगे और उनका रिव्यू किस तरह से होगा। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट है, यानी उसमें अपीलें किस तरह से सुनी जाएंगी। फेडरल जजेस जो है ना, उनके पास एक हक होता है इम्पीचमेंट का, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के मेंबर्स अगर उनमें से कोई भी कन्विक्टेड है किसी भी जुर्म के मतलब जुर्म में, तो उसको इम्पीच करना ये भी किसके जिम्मे होगा? फेडरल जजेस फिर इसकी इंक्वायरी करेंगे। जजेस और जस्टिस होते हैं ना, उनकी फिक्स टर्म नहीं होती, बल्कि ये मतलब टिल डेथ तक अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जब तक वो रिटायरमेंट ना ले लें या मतलब कोई इस तरह की उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन ना आ जाए, तब तक वो अपनी ड्यूटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। जनरली कांग्रेस में जो है ना, वो डिटरमिन करती है जुरिस्डिक्शन को, कि फेडरल कोर्ट्स की जो भी जुरिस्डिक्शन होगी वो किस तरीके से और किस सिमत में चलेगी। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो 2 और मोर जो यूएसए की स्टेट्स है ना, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से ग्रांट किया जाता है कि ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है, जो अथॉरिटी है ना, वो कांग्रेस में किस तरह से डिवाइड की जाएगी। इसमें कोर्ट जो है ना, वो एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देगी, बल्कि लॉज और लीगैलिटी के जो भी एक्शंस होंगे ना, वो प्रैक्टिकल उसमें कोई इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मीन्स टू से इसमें एडवाइजरी ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, मीन्स एडवाइजेस किसी किस्म की नहीं ली जाएगी। अगर कोई कन्विक्टेड है तो किसी केसेस में या किसी का कोई कन्विक्शन प्रूव हो गया है, तो एडवाइजरी ओपिनियन उसके बरक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसमें फेडरल
कोर्ट्स जो है ना वो सोल सुपर पावर जो है ना वो इंजॉय करती हैं, ठीक है। इन्फीरियर कोर्ट्स जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करती हैं कि कौन से डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रही है और क्या वो सही है या नहीं है, ये भी कौन देखेगा, जुडिशियल ब्रांच देखेगी। सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट की जो है ना वो जुडिशरी के प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करती है, इससे मैंने तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल नंबर 3 बताया है, ठीक है, जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फेयर ट्रायल के थ्रू लोगों को राइट्स मिलेंगे, ठीक है। कम्पिटेंट जजेस और ज्यूरी लगाई जाएगी। 4, 5 और 6 और 8 अमेंडमेंट में यही हुआ है कि किस तरह से एडिशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी जजेस को, और अगर कोई क्राइम करता है तो उसको अक्यूज किस तरह से किया जाएगा, उसके खिलाफ किस तरह से इंक्वायरीज की जाएंगी, ये सारा कुछ अमेंडमेंट्स जो हुई हैं 4, 5, 6 और 8 अमेंडमेंट इसी में मेंशन किया गया है। एडिशनल प्रोटेक्शन जो है ना वो किसको दी जाएगी कि हम लोग किसी भी शख्स को ना लाइफ से, लिबर्टी से या प्रॉपर्टी से हम लोग उसको दस्तबरदार नहीं कर सकते, यानी ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, हर इंसान को ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि अगर कोई शख्स क्राइम दोबारा करता है तो उसको किस तरह से हम लोग उसकी जुरिस्डिक्शन किस तरीके से चलेगी, उसकी कोर्ट्स में अपीलें किस तरीके से चलेगी और उसकी सुनवाई किस तरीके से की जाएगी। स्पीडी ट्रायल का हक होगा हर शख्स को। उसके बाद विटनेसेस जो भी होंगे ना किसी केस के खिलाफ, वो सपोर्टिव जो भी उसका मतलब केसेस के खिलाफ विटनेसेस आएंगे ना, उसको पूरा हक दिया जाएगा कि वो अपने विटनेसेस प्रूव करे और वो जज के सामने दिखाएं, ठीक है। हर शख्स को लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। सेल्फ इनक्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद एग्जेक्टिव बेल, एक्सेसिव फाइन्स या क्रूअल या अनयूजुअल पनिशमेंट किसी भी शख्स को नहीं दी जाएगी, इससे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। एग्जेक्टिव ब्रांच जो होती है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है यूएसए की। इसमें ना एग्जेक्टिव जो होती है ना, अब जुडिशरी तो मैंने बता दिया जुडिशरी क्या क्या काम करती है और कितने जजेस होते हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एग्जेक्टिव जो होती है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, यानी जो जुडिशियल ब्रांच जो भी कानून साजी करेगी ना उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम होगा, एग्जेक्टिव ब्रांच का काम होगा, ठीक है। यूएसए कांग्रेस में एग्जेक्टिव ब्रांच इम्प्लीमेंटेशन का काम करवाती है, जबकि लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या करती है। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है ना वो क्रिएट किया गया और एम्पावर किया गया है किस तरह से लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाई जाएगी। इसमें जो है ना कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स भी होंगे और सेनेट के मेंबर्स भी होंगे। इसमें जो है ना किस तरह से लेजिस्लेशन पास की जाएगी, ट्रीटीज़ को किस तरह से अप्रूव करवाया जाएगा, स्पेंडिंग बिल्स किस तरीके से आएंगे, इम्पीचमेंट किस तरीके से होगी और फेडरल ऑफिशियल्स या उनके जो भी इंक्वायरीज होंगी वो किस तरीके से चलेंगी, प्रेसिडेंशियल की नॉमिनेशन किस तरीके से होगी, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, फेडरल पोजीशन किस तरीके से रेगुलेट की जाएगी, और मनी और वॉर किसको कब कैसे डिक्लेयर करना है या ट्रेड कब कैसे किस तरीके से और किस बेसिस के ऊपर करनी है, ये भी कौन तय करेगा, लेजिस्लेटिव ब्रांच तय करेगी, ठीक है। अच्छा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम जो है ना एक बात की जाती है वो है सेपरेशन ऑफ पावर की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आता है। सेपरेशन ऑफ पावर का ये कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट अपना काम करेगी, एग्जेक्टिव एज एन इंडिपेंडेंट अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव ब्रांच एज एन इंडिपेंडेंट अपना काम करेगी। ना जुडिशरी एग्जेक्टिव के काम में कोई मदाखलत करेगी, ना एग्जेक्टिव जुडिशरी के काम में कोई मदाखलत करेगी। सेम इज द केस विद लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच इन दोनों के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी और जुडिशरी और एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, यानी ये सेपरेटली अपनी पावर्स को क्या करेंगी, एंजॉय करेंगी। जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी के ऊपर किस तरह से पोलिटिसाइजेशन यानी पॉलिटिकल रोल रहा है, शुरू से हम लोग देखते आए हैं, यानी हमारे जो इदारे हैं ना पाकिस्तान के अंदर वो पोलिटिसाइज हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएसए की कांग्रेस में जो है ना जुडिशरी सेपरेट एज एन एंटिटी काम करती है, एग्जेक्टिव सेपरेट काम करती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच सेपरेट काम करती है, इसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूएसए की कांग्रेस में चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम है। अच्छा, ये जो तीनों ब्रांचेस है ना एज एन इंडिपेंडेंट तो काम करती हैं, जुडिशरी जो है ना इंडिपेंडेंट काम करती है, एक्सेक्टिव इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है ना वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जेक्टिव ब्रांच जो है ना वो जुडिशरी के ऊपर एक चेक रखती है, जुडिशरी एग्जेक्टिव के ऊपर चेक रखती है, एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन के ऊपर चेक रखती है। सेम इज द केस विद लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव के ऊपर चेक रखती है, लेजिस्लेशन जुडिशरी के ऊपर भी रखती है, जुडिशरी लेजिस्लेशन के ऊपर भी चेक रखती है। क्यों? इसलिए कि कोई मतलब अपने पावर्स को जो है ना वो मतलब इलीगली या यूज़ ना कर सके, ठीक है।
कोई अपनी पावर को मिस यूज़ ना कर सके। मिस यूज़ से बचने के लिए ये ब्रांचेस जो है ना, बेशक अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स भी रखती हैं ताकि कोई अपने पावर को मिस यूज़ ना कर सके किसी भी मकसद के लिए, यानी अपने ओन इंटरेस्ट के लिए कोई भी इदारा इदारे की साख को नुकसान ना पहुंचा सके। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने कांग्रेस, उसके यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी यूएसए की ब्रांचेस हैं वो क्लियर की हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जुडिशरी ब्रांचेस काम करती है, एग्जेक्टिव ब्रांच काम करती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच काम करती है। उसके बाद हम लोगों ने यूएसए की सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखा, चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, जिसमें हम लोगों ने जो यूएसए की कांग्रेस हैं, ऑलरेडी हम लोग यूएसए का रोल और फंक्शन तो कर चुके हैं। कांग्रेस किस तरह बनी है, उसमें कौन कौन से इदारे हैं और कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी आप लोगों को बात समझ ना आए, तो काइंडली इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पीछे वाले 17 लेक्चर्स देखेंगे तो आज वाला लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट देखें पूरी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं रह जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक्स दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।